Hello students, so today we continue this chapter electromagnetic waves. In the last class I have told you the different properties and characteristics of electromagnetic waves. पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, डेफिनेशन ही ये होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनने के लिए और चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी। जबकि जो क्लास 11th की जो वेव्स थी, जो मैकेनिकल वेव्स थी, दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और मैंने ये डायग्राम बना के भी आपको समझाया था कि भाई कैसे उसमें ऑसिलेशंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, तो हमारी वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है। वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कौन तीनों? ऑल द थ्री थिंग्स आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वेव। और मैंने इक्वेशन भी आपको बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया था वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, ये भी बताया था। उसके बाद ये बताया था कि दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से, ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एक्सेलरेटेड चार्ज। सो इलेक्ट्रो, क्योंकि इसमें एनर्जी का कंसेप्ट होता है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सेलरेटेड चार्जेस। ये मैंने आपको बताया था। और ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। यू ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर एंड यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। इसके बाद अब जो हमारा नंबर आता है वो आता है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दिया कि भाई मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, मैटर वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई तरह की हैं। अब आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। आप ये देखेंगे कि सर आप तो ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या नई चीज़ है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमारे चारों तरफ हैं ही। तो मैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम लेने यहाँ पे जा रहा हूँ, और जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम ले, श्योरली यू विल एंजॉय इट, और आपको अच्छा लगेगा। क्या होती हैं? जैसे विजिबल लाइट। लाइट तो हम देखते ही हैं, बिना लाइट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो विजिबल लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, माइक्रोवेव ओवन, हैव यू हर्ड अबाउट माइक्रोवेव ओवन? तो माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स आर यूज्ड। एक्सरेज, एक्सरेज तो हमें पता ही है, हमारे अगर टूथ में पेन हो जाता है, टीथ पेन होता है, या हमारे जो बोन है उसका स्ट्रक्चर हमें डिटेक्ट करना है तो हम एक्सरे यूज करते हैं। और गामा रेज कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, और इंफ्रारेड रेज जो रिमोट कंट्रोल में हम यूज करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सर बता रहे हैं ये तो हमारे चारों तरफ रहती हैं। हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमेशा हमारे ऊपर गिरती रहती हैं और हम उनको देखते रहते हैं और हम उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर कितने तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे आर क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज एंड दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्टूडेंट वी स्टार्ट फ्रॉम दिस विजिबल लाइट। मतलब इसको समझने के लिए हम कैसे, विजिबल लाइट से हम स्टार्ट करते हैं, और ये विजिबल लाइट मान लो ये बीच में है यहाँ पर कहीं, और आपको मालूम है कि विजिबल लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंपोनेंट्स हैं विजिबल लाइट के, वो 7 कलर्स हैं। विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
इसमें वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे, और विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ रेंज होता है दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मतलब जैसे जैसे हम रेड कलर की तरफ जाएंगे, वायलेट से रेड कलर की तरफ जाएंगे, हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अब इसको पहले तो याद करने का मेथड, क्योंकि कई बार तो हमारे को यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरेंज दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, या किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ये तो पता लगाना बहुत आसान है। इसके अलावा कई बार पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू को भी पूछ लिया जाता है कि भाई इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ बताओ या इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम वेवलेंथ को याद रखेंगे, और वेवलेंथ को याद रखने के बाद हम उससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये तो फेमस फॉर्मूला है C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। भाई V इज इक्वल टू न्यू लेमडा तो आप जानते ही हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का V क्या होता है, C के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आपको बताऊंगा, और लेमडा का ही आपको आइडिया रखना है, और लेमडा की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप उससे फ्रीक्वेंसी को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर विजिबल लाइट में 7 कलर है, वायलेट से लेकर रेड तक, और वेवलेंथ की लिमिट है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। विजिबल लाइट में जितने भी कलर्स हैं, वेवलेंथ की रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो रेड से ऊपर इंफ्रारेड, रेड से ऊपर इंफ्रारेड। तो याद करने का मेथड है, रेड और इंफ्रारेड कुछ कुछ सिमिलर दिखते हैं, तो रेड के ऊपर इंफ्रारेड, और वायलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट, वायलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट। अब आपको एक और याद रखनी है, इंफ्रारेड के ऊपर केवल रेडियो वेव है, इंफ्रारेड के ऊपर केवल रेडियो वेव है। अब वायलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट के नीचे एक्सरेज, और एक्सरेज के नीचे गामा रेज। मतलब वायलेट की वेवलेंथ, वायलेट कलर की वेवलेंथ तो कम होती है, लेकिन ऐसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ वायलेट से कम होती है। वायलेट से कम अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से कम एक्सरेज, और एक्सरेज से कम गामा रेज। तो गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ जितना कम होगा, वेवलेंथ जितना कम होगा, एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज एनर्जी ऑफ ए वेव E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा। तो एनर्जी अब लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अब आपको ये तो पता है कि भाई गामा रेज और एक्स रेज बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इवन एक्स रेज का तो एक्सपोजर भी हार्मफुल होता है। आप अगर एक्सरे मशीन में, अगर एक्सरे कराने के लिए कभी हॉस्पिटल आप गए, टूथ का एक्सरे कराना हो या बोन का एक्सरे कराना हो, तो वहाँ पर लिखा होता है कॉशन एक्सरे, बिकॉज एक्सपोजर टू एक्स रेडिएशंस इज हार्मफुल, बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी। They have high energy means their wavelength is smaller and their frequency is high। एक ही बात है, मतलब वेवलेंथ कम हो या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है। किसी भी रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला hc बाई लेमडा और h न्यू लिखा जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो अब हम जो स्टार्ट करते हैं, गामा से स्टार्ट करते हैं। गामा रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत कम होती है, सबसे कम होती है 10 की पावर -3 नैनोमीटर से भी कम होती है। याद रखें 10 की पावर -3 नैनोमीटर, मतलब 0.001 नैनोमीटर, 0.001 नैनोमीटर से भी कम। मैं नैनोमीटर की बात कर रहा हूँ, नैनोमीटर भी अपने आप में काफ़ी कम है। नैनोमीटर इज ऑफ 10⁻⁹ मीटर, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, अगर मीटर में लिखना है। लेकिन मीटर में हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ये नैनोमीटर में याद करना इजी है। तो गामा रेडिएशंस है वेवलेंथ लेस देन 0.001 नैनोमीटर। तो गामा रेज की वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से कम होती है। उसके बाद एक्सरे की गामा से ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि गामा रेज और एक्सरेज की एनर्जी सेम ही होती है, क्योंकि गामा रेडिएशंस भी खतरनाक ही है भाई, गामा रेडिएशंस भी खतरनाक है। तो वेवलेंथ में ज़्यादा। अब ये 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। तो अगर मुझे इसका रेंज लिखना है वेवलेंथ का, तो इसका लैम्डा होता है 0.001 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। अभी भी नैनोमीटर की ही रेंज चल रही है। तो एक्सरेज की वेवलेंथ कितनी होती है 10⁻³ नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर से इंक्रीज करेगा। अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ कितना होता है
1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, और 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तो विजिबल लाइट का होता ही है, ये तो सबको पता ही है। इसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस का वेवलेंथ कितना होगा, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। अब देखो मिलीमीटर में आ जाएगा, कितना ज़्यादा हो गया, मतलब इंफ्रारेड की एनर्जी काफ़ी कम होती है, तो इंफ्रारेड की एनर्जी काफ़ी कम होती है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। और यू विल फैसिनेट टू नो कि जो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ होता है वो 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर, यानी 110 सेंटीमीटर मीटर तक। और कई तो रेडियो वेव्स ऐसी हैं जिनका 0.1 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। सो रिमेंबरिंग वेवलेंथ इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, आप इसको याद कर लो। मतलब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वो एग्जैक्ट वेवलेंथ पूछेगा या फ्रीक्वेंसी पूछेगा, तो आप वेवलेंथ अगर याद कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वेवलेंथ याद है, इफ यू नो द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। हाउ, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ इज इक्वल टू न्यू। मान लो मेरे को गामा रे की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो गामा का लैम्डा अगर मैं 10⁻³ नैनोमीटर ले लेता हूँ तो ये कितना हो गया, 10⁻³ × 10⁻⁹, 10⁻12, और इधर आएगा तो 10⁻12 और 18 कितना हो गया, 20, 10⁻20 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी गामा रेज का होगा। सो इस तरह से आप किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं अगर आपको वेवलेंथ का पता है तो मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। पहले विजिबल, इसको याद करने का मेथड मैं बता रहा हूं। अब अगर आपको कहे कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, वेवलेंथ ऊपर इंक्रीज कर रही है और नीचे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ ऊपर इंक्रीज, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ ऊपर इंक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी नीचे इंक्रीज कर रही है। तो अब जो ये इसको लिखने का फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, कैसे लिखते हैं। विजिबल लाइट, राइट, विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं, वायलेट से रेड तक, रेड से ऊपर इंफ्रारेड, रेड से ऊपर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से ऊपर रेडियो वेव, वायलेट से नीचे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से नीचे एक्सरे, गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, एक्स रेज की वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, मतलब 0.001 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ओके, और इसके बाद एक्सरेज के बाद अल्ट्रावायलेट का 1 नैनोमीटर टू, फिर वो वायलेट में आ जाएगी 400 नैनोमीटर। विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, और विजिबल के बाद इंफ्रारेड, विपग्योर होता है ना, इंफ्रारेड का 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर, और रेडियो वेव का 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर लिया। हमने ये जान लिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने टाइप की होती हैं और उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू है और उसका क्या रिलेशन है और उसका क्या ऑर्डर है। तो 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर increasing order of wavelength or increasing order of frequency we can easily elaborate on this। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये तो जान लिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने तरह की होती हैं, 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। हमने ये भी पता कर लिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, ये भी पता कर लिया हमने। अब हम ये पता करेंगे इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो यूजेस में आपको पूरा मजा आ जाएगा क्योंकि हमें इनके यूज से ही मतलब होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स, अब आप ये ध्यान रखें कि कई बार रेयरली, वैसे तो रेयरली होता है, ये पूछ लेते हैं कि भाई ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो मैंने ये भी आपको बताया है प्रोड्यूस कैसे होती हैं। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में इसका पूरा कंक्लूजन है जिसमें वेवलेंथ लिमिट, ओरिजिन, प्रोडक्शन, डिटेक्शन सब कुछ दिया हुआ है, और यूजेस भी आप डिटेल में उससे पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज का जो फील्ड होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, लिमिट आप बढ़ाएं अपनी, एनसीईआरटी की रीडिंग करें इस चैप्टर की, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। वैसे तो मैंने पूरा कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की अगर रीडिंग करेंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो श्योरली यू विल एंजॉय द चैप्टर। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यूजेस की। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स तो पता ही है आपको कि जिनका वेवलेंथ कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर से
0.1 मीटर तक होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैविंग एल और सी, मतलब मैं ये तो बता ही रहा हूँ आपको, एक्सेलरेटेड चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें रेडियो वेव प्योरली ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें एल सी कैपेसिटर इंडक्टर के बीच में अगर कोई चार्ज रिलीज करेंगे तो वो एल और सी के बीच में, कैपेसिटर इंडक्टर के बीच में ऑसिलेट करेगा, जिसकी वजह से रेडिएशंस निकलेंगे। जो पहला एक्सपेरिमेंट था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इसी पर बेस्ड था। इट इज दीज आर प्रोड्यूस्ड, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैविंग एल और सी। तो हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए डिवाइस होती हैं, अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आप टेलीविजन देखते हो, सैटेलाइट पिक्चर देखते हो, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए सभी के सभी जो डिवाइस होती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं, उनमें एलसी सर्किट लगा होता है। और एलसी ऑसिलेशंस पिछले चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एलसी सर्किट में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस होते हैं। मान लो मैं किसी प्रोग्राम को रेडियो सेट एफएम से सुन रहा हूं, तो एफएम के अंदर जो मेरा एलसी सर्किट है उसमें उतनी फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस होते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट होकर मेरी डिवाइस रिसीव कर रही है। मान लो मैं 92.7 एफएम सुन रहा हूं, तो वहां से जो स्टेशन से, जो रेडियो स्टेशन है, वहां से जो फ्रीक्वेंसी एमिटेड है वो 92.7 एफएम है, 92.7 मेगाहर्ट्ज है। और मेरा जो एफएम सिस्टम है उसमें 92.7 हर्ट्ज की वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट से ये रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स का जो मेजर एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए है। चाहे लाइव टेलीकास्ट ऑफ प्रोग्राम हो, टेलीविजन पे हम पिक्चर देख रहे हैं, रेडियो में हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से हम बात कर रहे हैं, तो हमारी रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। और स्टूडेंट्स एक अच्छी बात ये होती है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि भाई मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा बातें मत करो, रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं। तो मोबाइल फ़ोन में जब हम बात करते हैं तो ये रेडियो वेव्स ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इनकी जो वेवलेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, तो एनर्जी काफ़ी कम है, तो इसमें हार्मफुल होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि वो रेडिएशंस की वजह से हीट हो जाती है डिवाइस, तो अगर आपको ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन पर बात करनी है तो आप ईयरफोन का यूज़ करें, कोई उसमें हार्म नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी आती है, तो ये बेसिकली किसमें होती हैं, रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। उसके बाद सेकंड होती है माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव क्या है, रेडियो वेव के ऊपर क्या है, माइक्रोवेव। ओ 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर ये इंफ्रारेड के बाद हमारा ये माइक्रोवेव और आएगा, इंफ्रारेड के हमारा माइक्रोवेव्स आएगा। और माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ होता है, यहाँ पर माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा माइक्रोवेव का 0.1 से यहाँ पर 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर इंफ्रारेड का हो गया 700 से। इसके बाद माइक्रोवेव का हो गया 1 मिलीमीटर टू 0.1 मिलीमीटर इसका होता है, ठीक है। और इसका होता है ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन, इसको करेक्शन कर लें, ग्रेटर देन ये 0. सो ये माइक्रोवेव यहाँ पर मिसिंग हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर माइक्रोवेव भी आएगा, तो 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। सो माइक्रोवेव यहाँ पर आएगा, तो विजिबल लाइट, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ओके, सो दूसरी जो माइक्रोवेव्स होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लिस्ट्रॉन वाल्व। तो एक वैक्यूम ट्यूब होता है, वैक्यूम ट्यूब को हम क्लिस्ट्रॉन वाल्व भी बोलते हैं, और उसमें ये प्रोड्यूस होती हैं। तो माइक्रोवेव बेसिकली जो यूज़ होंगी वो माइक्रोवेव ओवन में, हम फूड इज़ कुक्ड इन माइक्रोवेव ओवन, तो फूड को कुक करने के लिए। और इनका दूसरा यूज़ रडार सिस्टम में, जो एनिमी प्लेन्स होते हैं और जो एनिमी टारगेट्स होते हैं उनकी पोजीशन को लोकेट करना और डिटेक्ट करने में इस माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। और माइक्रोवेव स्पीड कंट्रोलर में भी यूज़ होती हैं, मतलब जो ट्रेन होती है उसके अंदर माइक्रोवेव स्पीड कंट्रोलर होता है और वो हमें स्पीड का आइडिया देता है। और जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिसिंग होती है, ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो आपकी गाड़ी की स्पीड को दूर से डिटेक्ट कर लेती है, तो माइक्रोवेव छोड़ती है। तो microwaves are emitted after reflection from the moving body, they are received and they give an idea of speed of moving object.
ओके इसके बाद इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस में हीटिंग इफेक्ट होता है। तो जितनी भी हीट रेडिएशंस होती हैं, जैसे मान लो आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, या सनलाइट के अंदर हीटिंग इफेक्ट है, तो जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होगा जिससे भी हीट निकल रही होगी तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। सो कपड़े सुखाने के लिए, फ्रूट्स को सुखा ड्राई कर वो डिहाइड्रेशन करने के लिए, ठीक है, जो भी हीटिंग पर्पज़ के लिए, मस्कुलर पेन के ट्रीटमेंट के लिए, ओके, वहाँ पर इंफ्रारेड यूज होती हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। कोई भी जो हॉट बॉडी होगी दैट विल बी एमिटिंग द इंफ्रारेड रेज। एंड इन फिजिकल थेरेपी, जो मस्कुलर पेन होता है उसके ट्रीटमेंट में हम थेरेपी करते हैं इंफ्रारेड रेज की। फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फूड, फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग फॉग, स्मोक, हैज एंड इन ग्रीन हाउस आर आल्सो यूज्ड। मतलब अगर हैजी कंडीशंस है, स्मोक है, फॉग है और हमें कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस आर एमिटेड, तो वो क्लियर कर देते हैं कंडीशंस, वेदर कंडीशंस को, और वहां पे हम फोटोग्राफ ले सकते हैं। विजिबल लाइट तो आप जानते ही हो, ये सब देखने के लिए, इसके बिना तो किसी चीज़ का कोई यूज़ ही नहीं है। ये सारी इनविजिबल होती हैं, लेकिन जो विजिबल लाइट है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर विजिबल लाइट पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्शन होकर हमारी आईज पर लाइट आती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर आती है। इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सन इनका सोर्स है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाई सन से 3 तरह के कंपोनेंट्स निकल के आते हैं। पहली होती है विजिबल लाइट जो ग्राउंड तक आती है, तीसरी होती हैं इंफ्रारेड रेज जो कि ग्राउंड पे आती हैं और फिर वापस जाती हैं, जिनकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, और थर्ड होती हैं यूवी रेज। सो अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी होती हैं वो ग्राउंड तक नहीं आ पाती, तो अल्ट्रावायलेट रेज ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ये हार्मफुल होती हैं, वैसे भी काफ़ी हार्मफुल होती हैं, स्किन कैंसर कर देती हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स कर देती हैं। और ये स्पेशल जो लैंप्स होते हैं, जो आर्क लैंप्स होते हैं, जैसे मान लो कोई वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग में से यूवी रेज निकलेंगी, वेल्डिंग आर्क में से जो आर्क लैंप्स होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ लैंप, दे एमिट अल्ट्रावायलेट रेज। इनका यूज़ क्या होता है? वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम में, जो हमारा आरओ सिस्टम में, उसमें एक कंपोनेंट होता है यूवी सेक्शन। वन सेक्शन इज यूवी सेक्शन। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर मतलब जो मूविंग वाटर होता है दैट इज एक्सपोज्ड टू द यूवी रेज, और वो बैक्टीरिया और जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं। अगर हमें फूड स्टफ को प्रिजर्व करके रखना है तो उसको यूवी बॉक्स के अंदर हम रख देते हैं। सो यूवी रेडिएशंस जो होंगी उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं डेवलप होने देंगी वहाँ पर। इसके बाद एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक्सरे कब प्रोड्यूस होती हैं? जब बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस, मेटल टारगेट को हिट करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम देयर, तो वहाँ पर क्या होता है? एक्सरेज निकलती हैं। और एक्सरे का तो आपको यूज़ पता ही है, टूथ पेन अगर हो रहा है तो उसके अंदर की जो पोजीशन है उसका पता लगाने में, कोई फ्लॉ उसके अंदर है, और बोन का स्ट्रक्चर का पता लगाने में, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी कई बार ये यूज़ हो जाती हैं। इंजीनियरिंग और रिसर्च में ये यूज़ होती हैं। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो आप मान लो आपने देखा होगा कि मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होती है, क्राउड होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, तो एक वहाँ पर गेट टाइप में लगा हुआ होता है और वो एक्सरे एमिट करता है। तो वहाँ से मान लो आप कोई स्मगलिंग का सामान लेके जा रहे हैं, ओपीएम है, ड्रग्स है, कोई एक्सप्लोसिव है, तो उसको डिटेक्ट करने में एक्सरेज का यूज़ होता है। उसके बाद लास्ट होती है गामा रेज। गामा रेज सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी और हाई पेनिट्रेटिंग पावर की रेडिएशंस होती हैं, और दे आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, और इनको दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, दे आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज सॉफ्ट एक्सरेज कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस कर लिए हैं और कंप्लीटली हमने चैप्टर कर लिया। अब आप इसको एक बार बुक से और रीड कर लें तो आपको और रिवीजन हो जाएगा और माइंड में बातें आपके सेट हो जाएंगी। प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे आता है, 3 मार्क्स का इसका वेटेज है। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।